आज हम करेंगे सिविक्स का पार्ट 4 चैप्टर 4। चैप्टर 4 का नाम है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। हमारे चैप्टर का जो नाम है वो एक बहुत ही कॉमन चीज़ है और सभी लोग देखते हैं अपने आज के टाइम पर भी और पहले के टाइम पर भी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। लड़का या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है। मेल और फीमेल क्या है? एक महत्वपूर्ण पहचान है। इसकी अस्मिता है। जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करना योग्य है। जो हमारा आसपास के लोग हैं वो हमें ये सिखाते हैं कि लड़कियों का व्यवहार कैसा होना चाहिए और लड़कों का व्यवहार कैसा होना चाहिए। ये सभी के साथ होता है, हमारे आसपास, हमारे घर में, हमारी सोसाइटी में, हर जगह ये देखने को चीज़ें मिलती हैं कि लड़कियों का व्यवहार ऐसा होना चाहिए और लड़कों का व्यवहार ऐसा होना चाहिए। उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शंस होती हैं। लड़कों के लिए तो बहुत कम होती है लेकिन लड़कियों के लिए बहुत इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि भाई ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। उसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। हम प्राय यही सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये बातें सब जगह बिल्कुल एक सी हैं, परंतु क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा ही नज़रिया है? क्या सभी देशों में, समाजों में लड़के और लड़कियों का एक जैसा ही नज़रिया है? क्योंकि ये चीज़ हम सेम सब जगह देखने को मिलती है। इस पाठ से हम इसी प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली अलग अलग भूमिका उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए कैसे तैयार करती हैं। जो बचपन में लड़की और लड़कियों को अलग अलग सीख दी जाती है, समझाया जाता है या ये बताया जाता है कि लड़कियां हो तो ऐसे करें और लड़कियां हो तो ऐसे करें, जो कि बड़े होकर स्त्री और पुरुष की भूमिका निभाती हैं। देखेंगे कि लड़के और लड़कियों की दी जाने वाली जो अलग अलग भूमिकाएं हैं वो उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका भविष्य के लिए कैसे तैयार करती हैं। इस पाठ में हम देखेंगे कि अधिकांश समाज पुरुष व स्त्रियों को अलग अलग प्रकार में महत्व देते हैं। स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वाह करती हैं उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाओं और कार्यों से कम महत्व दिया जाता है। लड़कियों को, औरतों को पुरुष से कम महत्व दिया जाता है उनकी भूमिकाओं पर। मतलब दोनों अगर सेम काम कर रहे हैं तो भी उनकी अलग अलग भूमिकाओं पर अलग अलग उन्हें महत्व दिया जाता है। किस चीज़ को देखकर? इस चीज़ को देखकर कि वो पुरुष है या स्त्री है। इस पाठ से हम यह भी देखेंगे कि स्त्री और पुरुष के बीच काम के क्षेत्र में असमानताएं कैसे उभरती हैं। जो काम होता है उसके क्षेत्र में असमानताएं कैसे उभर कर आती हैं। 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना। सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का ही एक भाग है। सामोअन समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। वे बड़े बच्चों और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे। मतलब क्या था कि सामोआ जो द्वीप प्रशांत महासागर है, वहाँ पर 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे और वो कैसे शिक्षा लेते थे? अपने से बड़ों से की बातों को सीखकर। जैसे छोटे बच्चों की देखभाल या घर का काम कैसे करना आदि, द्वीपों पर मछली पकड़ना,
बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था। जैसे कि बच्चे क्या सीखते हैं, ये बातें सीखते हैं कि भाई बड़े क्या कर रहे हैं, बड़ों को देखकर ये स्कूल में बच्चे क्या सीखते हैं, जो उन्हें सिखाया जाता है। लेकिन उनके यहाँ पर शिक्षा नहीं होती थी और 1920 में क्या सिखाया जाता था कि मछली पकड़ना एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए किशोर बच्चे, मतलब छोटे बच्चे ही मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे। बहुत कम उम्र में बच्चे पढ़ने लिखने की उम्र में मछली पकड़ने जाना सीखने लगते थे। लेकिन ये बातें वे अपने बचपन से अलग अलग समय पर सीखते थे। अपने बचपन में अलग अलग समय पर ये चीज़ें वो सीखते थे। छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे, उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। मतलब जैसे ही बच्चा थोड़ा चलने लगा, 4-5 साल का हुआ, तो उनके माँ बाप उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। यह जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी। घर में जो भी बड़ा बच्चा है उस पर उस छोटे बच्चे की जिम्मेदारी आ जाती थी, जो प्राय स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते थे। मतलब कि जो 5 वर्ष का बच्चा है उसकी देखभाल तो करना बंद कर ही देते थे। वो बच्चा खुद अपनी देखभाल करता था। और भी घर में जो बहुत छोटे बच्चे होते थे, जो बिल्कुल चल फिर नहीं पाते हैं, उनके तो पेरेंट्स देखभाल करते थे। लेकिन जो थोड़ा चलने फिरने लगे, मतलब पहले बच्चे बैठना सीखते हैं, फिर घुटनों के बल चलते हैं और फिर खड़े होकर चलने लगते हैं। तो जैसे ही बच्चा खड़े होकर चलने लगता था, उसके बाद ही उस बच्चे की देखभाल माँ बाप करना बंद कर देते थे। और जो उस घर में बड़ा बच्चा होता था, चाहे वो 5-6 साल का ही क्यों ना हो, वो उस बच्चे की देखभाल करता था। यह जो लड़के हैं, लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे। चाहे लड़का हो या लड़की, अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे। लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था, वह बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था। मतलब लड़का अगर 9 वर्ष का हुआ तो वो अपने लड़कों के साथ, उनका जो उनके उम्र के जो बच्चे होते हैं उनमें उनका समूह में सम्मिलित हो जाता था और वह बाहर के काम सीखता था और वो घर से बाहर के जो काम होते हैं वो सीखने लगता था। जैसे मछली पकड़ना और नारियल के पेड़ लगाना। वहाँ पे मेन काम होता था मछली पकड़ना और नारियल के पेड़ लगाना। तो वो बच्चा भी, जो 9 वर्ष से ऊपर का बच्चा होता था, वो भी यही काम करने लगता था। लड़कियां जब तक 13-14 साल की नहीं हो जाती थी, छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करती रहती थी। जब तक लड़कियां 13-14 वर्ष की होती थी, तब तक वो अपने घर में जो भी बच्चे हैं उनकी देखभाल करती थी और बड़ों के भी छोटे मोटे काम करती थी। छोटे बच्चों की देखभाल के साथ साथ जो घर में गृहस्थी वाले काम होते हैं वो लड़कियां करती थी। लेकिन एक बार जब वे 13-14 साल की हो जाती थी, वे अधिक स्वतंत्र होती थी। वो बहुत ज़्यादा फ्रीडम हो जाती थी, मतलब स्वतंत्र हो जाती थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद वे भी मछली पकड़ने जाती थी। 14 वर्ष के बाद वो भी अपना घर के काम के साथ फिर बाहर जाकर मछली पकड़ने का काम करती थी। बागानों में काम करती थी और डालियाँ बुनना सीखती थी। मतलब बागान जो होती हैं उनमें काम करती थी। बागान जानते हो ना, जैसे कि चाय की खेती होती है, जहाँ भी जिस भी चीज़ की खेती होती थी वहाँ पर काम करना शुरू कर देती थी। और डालियाँ होती हैं, वो डलिया क्या होती है, जिसके सर पर रख कर लेके जाते हैं सामान इधर से उधर, वो बुनना सीखने लगती थी। खाना पकाने का काम अलग से बनाए गए रसोई घरों में ही होता था। जो अलग से घर में रसोई घर बनाया हुआ है उसमें ही खाना पकाने का काम होता था, जहाँ लड़कों को ही अधिकांश काम करना होता था। जहाँ पर क्या, लड़के जो होते हैं उनको अधिकांश काम करना होता था और लड़कियाँ उनकी मदद करती थी। मतलब 14 साल तक तो लड़कियाँ अपने घर का काम सारा संभालती थी,
बच्चों की देख रेख करती थी, घर में जो छोटे बच्चे हैं उनकी। लेकिन जैसे ही वो 14 साल से ऊपर की हुई वो स्वतंत्र हो जाती थी। उन्हें बाहर का काम करने मतलब बाहर वो मछली पकड़ने जाने लगती थी, बागानों वगैरह में काम करने लगती थी। और रसोई घर जो होता था अलग, वहाँ पर लड़के अधिकांश जो है लड़के काम करते थे और लड़कियाँ उनकी मदद करती थी। 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना। 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में जो पुरुष के रूप में बड़ा होना किस तरीके से होता था। निम्नलिखित आलेख 1960 में मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर में रहने और स्कूल जाने के वर्णन से लिया गया है। मतलब 1960 में मध्य प्रदेश में एक छोटे शहर में रहने वाले जो लोग हैं उनके स्कूल जाने से ही उनका स्कूल जाते थे, वहीं से उनका वर्णन किया गया है। कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूलों में जाते थे। मतलब लड़कों को और लड़कियां का अलग अलग स्कूल होता था मध्य प्रदेश में। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग ढंग से बनाए जाते थे। उनके स्कूल के बीच में एक आंगन होता था जहाँ वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी। मतलब कि लड़कों के लिए तो अलग स्कूल होते थे अलग तरीके के, और लड़कियों के लिए अलग तरीके के। लड़कियों के लिए स्कूल की पढ़ाई के बाद भी जो खेलने के लिए था वो एक चारों तरफ आंगन सा था, उसमें वो खेलती थी ताकि बाहर के लोगों से दूर रहे, बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग रहे। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं था जहाँ पर इस तरीके से कोई आंगन हो और बाउंड्री हो कि बाहर के लोग ना देखें, ऐसा कुछ नहीं था। बल्कि उनके खेलने का मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान था। उनके खेलने का मैदान क्या था? खुली जगह, एक बड़ी सी, वहाँ आराम से खेलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहर के लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं। लेकिन लड़कियों को चारों तरफ बाउंड्री होकर एक छोटा सा मैदान दिया जाता था, उसमें खेलती थी वो। ये हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को संकरी गलियों से जाते हुए देखते थे। हर शाम को स्कूल के बाद, जब स्कूल ख़त्म होता था, मतलब कि जब छुट्टी होती थी, तो लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को संकरी गलियों से जाते हुए देखते थे। मतलब जो पतली गलियां होती हैं, मतलब जो जहाँ पे लोग कम हों और संकरी गलियाँ होती हैं, उनमें से जाती हुई देखते थे। सड़कों पर जाती हुई ये लड़कियाँ बड़ी गंभीर दिखती थी। मतलब लड़कियाँ सड़कों से नहीं जाती थी, जो गलियाँ होती हैं उन्हीं से ही जाया करती थी। अगर कोई सड़क पर दिख गई तो बहुत गंभीर चीज़ लगती थी। यह बात लड़कों से अलग थी, जो सड़कों को अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे, जैसे यूं ही खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए। मतलब लड़के और लड़कियों के लिए ये जगह बात बिल्कुल अलग थी, चीज़ बिल्कुल अलग थी। लड़कियां जो है सड़क से निकल भी नहीं सकती थी और लड़के बेफिजूल में ऐसे ही बात करने के लिए खड़े हो जाते थे, उन्हें कोई मनाही नहीं थी। दौड़ने और खेलने के लिए और साइकिल चलाने के करतबों को आजमाने के लिए, मतलब खेलने के लिए या साइकिल वाइकिल चलाने के लिए सड़कों का यूज़ करते थे वो। लड़कियों के लिए गली सीधे घर पहुंचने का एक माध्यम थी। लड़कियों के लिए जो गली है वो क्या थी? सिर्फ घर जाने का एक रास्ता थी बस। उसके अलावा उन्हें खेलना कूदना कुछ नहीं होता था वहाँ पर। लड़कियाँ हमेशा समूहों में जाती थी। शायद उनके मन में यह डर रहता था कि कोई उन्हें छेड़ ना दे या उन पर हमला ना कर दे। लड़कियां जो है वो हमेशा समूह में, झुंड में जाती थी, भीड़ में। मतलब लड़कियां अपनी लड़कियों के ही भीड़ में निकल कर जाती थी। उन्हें डर था कि कहीं मतलब अकेले हों तो कोई लड़का छेड़ ना दे या कोई भी उनके साथ हमला ना कर दे उनके ऊपर, कोई भी का मतलब कोई भी लड़का। ऊपर के दो उदाहरणों को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि बड़े होने के भी कई तरीके हैं।
हम प्राय सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने अनुभवों से भी सबसे ज़्यादा परिचित होते हैं। यदि हम अपने परिवार के बुजुर्गों से बात करें तो पाएंगे कि उनका बचपन शायद हमारे बचपन से बहुत अलग था, भिन्न था। हम यह भी अनुभव करते हैं कि आज समाज के लड़के और लड़कियां में स्पष्ट अंतर करता है। यह बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए उन्हें खेलने के लिए भिन्न खिलौने दिए जाते हैं। लड़कों को प्राय खेलने के लिए कारें दी जाती हैं, मतलब लड़कियों को अलग खिलौने दिए जाते हैं। गुड़िया हो गई, ये चूल्हे मतलब छोटे छोटे बर्तन हो गए, ये सब चीज़ें खेलने के लिए दी जाती हैं। लड़कों के लिए अलग होते हैं, बॉल, बैट बॉल, ये सब चीज़ें। खेलने के लिए कारें दी जाती हैं, लड़कियों को गुड़िया। दोनों ही खिलौने खेलने में बड़े आनंददायक हो सकते हैं। दोनों ही खिलौने जो हैं बहुत ज़्यादा आनंददायक हो सकते हैं। फिर लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कारें ही क्यों दी जाती हैं? क्वेश्चन ये है कि दोनों खिलौने से ही बहुत अच्छे से खेल सकते हैं। फिर लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कारें क्यों दी जाती हैं? खिलौने बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री या पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। मतलब कि बच्चों को ही बचपन में ही बच्चों को, लड़कों और लड़कियों को अलग अलग तरीके के खिलौने और कपड़े पहनाए जाते हैं, जिससे कि उन्हें ये सिखाया जाता है कि बड़े होकर उन दोनों का जीवन अलग अलग होगा और उन्हें उनमें अंतर है, अंतर वही स्पष्ट हो जाता है। मतलब ये सब एक माध्यम है खिलौने के ज़रिए उनको बताने का। जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। अगर हम विचार करें तो यह अंतर प्राय प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में बनाकर रखा जाता है। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन से खेल खेलने, लड़कियों को धीमी आवाज़ में बात करनी चाहिए और लड़कों को रौब से, मतलब कि डेली रूटीन में ही लड़कों और लड़कियों को ये अलग अलग तरीके के माध्यम से समझाया जाता है, बताया जाता है कि लड़कियों को ऐसे रहना चाहिए और लड़कों को ऐसे। मतलब कि लड़कियों को धीमी आवाज़ में बात करनी चाहिए और क्या खेल खेलने चाहिए, क्या नहीं खेलने चाहिए, और लड़कों को कौन कौन से खेल खेलने चाहिए और रौब जमाकर बात करना चाहिए। ये सब घर में पेरेंट्स ही सबको सिखाते हैं और हमारा समाज सिखाता है। ये सब क्या है, एक तरीका है लड़के और लड़कियों में को, मतलब एक माध्यम है लड़के और लड़कियों को बताने का कि तुम लड़की हो तो ये करोगी, तुम लड़का हो तो ये करोगी। यही से उनके अंदर अंतर शुरू हो जाता है। ये सब बच्चों को यह बताने के तरीके हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएं होंगी। बाद में जीवन में इसका प्रभाव हमारे अध्ययन के विषय या व्यायाम के चुनाव पर भी पड़ता है। अब यहाँ पर एक स्टोरी दी है आपको ये समझाने के लिए। मेरी माँ काम नहीं करती। माँ, हम सभी बच्चे स्कूल में भ्रमण पर जा रहे हैं। रोजी मैडम ने को साथ चलने के लिए किसी बड़े की ज़रूरत है। क्या आप अपने ऑफिस में एक दिन की छुट्टी लेकर हमारे साथ चल सकती हैं? एक बेटी अपनी माँ को बोल रही है। वैसे हरमित की माँ हमेशा ऐसे समय पर हमारे साथ जाती हैं क्योंकि वे कोई काम नहीं करती। सोनाली, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम जानती हो जसप्रीत आंटी रोज़ सुबह 5 बजे उठ जाती हैं और घर भर के सारे काम करती हैं। हाँ, पर वे कोई काम तो नहीं है ना, ये तो बस घर के काम हैं।
ओह, क्या काम? क्या तुम वाकई ऐसा ही सोचती हो? चलो ऐसा करते हैं कि जसप्रीत की घर चलते हैं और उससे पूछते हैं कि वे खुद क्या सोचती हैं। ये एक माँ बेटी के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है। श्री सिंह के घर पर, मतलब ये तो क्या था, इन दोनों माँ बेटी की बात हो रही थी। अब ये श्री सिंह के घर पर हरशरण सोनाली सोचती है कि आपकी पत्नी कोई कामकाजी महिला नहीं है। मतलब ये उन जसप्रीत की घर गए और वहाँ पर उनको बोल रहे हैं कि हरशरण जी, सोनाली सोचती है कि आपकी पत्नी कोई कामकाजी महिला नहीं है, कोई काम करने वाली महिला नहीं है। पर आंटी, क्या वाकई ये ठीक नहीं है? मेरी माँ तो घरेलू महिला है, कोई काम कहाँ करती हैं? तो जसप्रीत, यदि ऐसा है तो तुम कुछ आराम क्यों नहीं करती और एक बार ज़रा इन्हें ही सब कुछ खुद करने दो। ये जसप्रीत बोलती हैं उनको। क्या बात है, ठीक है, मैं कल हड़ताल पर चली जाती हूँ। वाह, कितना मज़ा आएगा, कल हम पापा के साथ मिलकर सारा काम संभालेंगे। ये बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। अगले सुबह 7:30 बजे। हे भगवान, समय तो देखो, मेरा नाश्ता कहाँ है और बच्चे अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? ये कौन बोलते हैं? उनके बच्चों के पापा बोलते हैं। मैं क्या जानूँ, याद है ना, मैं तो हड़ताल पर हूँ। ये उनकी मम्मी बोल रही हैं। आज तो मंगला ने भी छुट्टी ले रखी है। मंगला कौन है उनके घर में? काम करने वाली। ओहो, यह तो स्कूल बस थी। अब तो मुझे बच्चों को कार में ही स्कूल छोड़ना होगा। जल्दी करो जल्दी। और हरमित को कहो कि वह पंप का स्विच ऑन करे। ये उनके पापा बोल रहे हैं अपने बेटे से। लेकिन बच्चों के लंच बॉक्स का क्या होगा? अरे यह भी उसके बारे में भूल जाओ। मतलब कि उनकी वाइफ बोल रही है कि बच्चों के खाने का क्या होगा, तो वो बोल रहे हैं अब लंच का तो भूल जाओ। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूँगा, तुम कैंटीन से कुछ खरीद लेना। माँ ने इसके लिए पहले ही पैसे दे दिए हैं। डिंग डिंग। मैं तो बिल्कुल थक चुका हूँ, कुछ चाय वाय हो जाए। मैं तो भूल ही गया था कि तुम हड़ताल पर हो, मैं खुद ही कुछ बनाता हूँ। पूरा घर तो देखो, जैसे कि यहाँ कितना तूफान मचा हो। तुम क्या सोचते हो कि सुबह तुमने घर को जैसे हालत में छोड़ा था वह वैसा ही हालत में दिन भर रहेगा? हरमित, कमबख्त, चाय की पत्ती कहाँ रखी हुई है? ही, क्या आप अभी भी ये सोचती हैं कि मैं काम नहीं करती हूँ? और अभी तो मैं उन्हें याद दिलाऊंगी कि चाचा जी और चाची जी रात के खाने पर आने वाले हैं। अधिकांश समाजों में, जिनमें हमारा समाज भी सम्मिलित है, पुरुषों और स्त्रियों की भूमिका को, उनके काम के महत्व को सम्मान नहीं समझा जाता है। पुरुषों और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी नहीं होती है। आओ देखें कि पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले कामों में यह असमानता कैसी है। अब आपने ये स्टोरी, एक घरेलू नॉर्मल स्टोरी यहाँ पे दी हुई है समझाने के लिए कि बिना उनकी मम्मी के काम किए सब लोग कितने परेशान हो गए। घरेलू काम का मूल्य। हरमित के परिवार को नहीं लगता था कि जसप्रीत घर का जो काम करती थी वह वास्तव में काम था। उनके परिवार में ऐसी भावना का होना कोई निराली बात नहीं थी।
सारी दुनिया की में घर के काम की कोई मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों को ही होती है, जैसे देखभाल संबंधी कार्य, परिवार या ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारियों का। फिर भी जैसा हमने देखा, घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता। मान लिया जाता है कि वे तो स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य हैं, इसलिए उनके लिए पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। समाज में इन कार्यों का अधिक महत्व नहीं देता। मतलब समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता कि घर का काम भी कोई काम है। घर पर कार्य करने वालों का जीवन। उपयुक्त कहानी में केवल हरमित की माँ ही घर के काम नहीं करती थी, काफ़ी सारा काम मंगला करती थी, जो उनके घरेलू काम में मदद के लिए लगाई गई थी। उनके घर में काम करने वाली बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों और नगरों में, लोगों को घरेलू काम के लिए लगा लिया जाता है। वे बहुत काम करते हैं, झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों को और बुजुर्गों की देखभाल करना आदि। घर का काम करने वाली अधिकांश स्त्रियां होती हैं। कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़की और लड़कियों को काम पर रख लिया जाता है। घरेलू काम का अधिकांश महत्व नहीं है, इसलिए उन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। मतलब ये मानते हैं कि घर के काम की कोई वैल्यू नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, इसलिए उन्हें पैसे भी कम दिए जाते हैं। घरेलू काम करने वालों का दिन सुबह 5 बजे से शुरू होकर देर रात 12 बजे तक भी चलता है। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद प्राय उन्हें नौकरी पर रखने वाले उनसे सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते हैं। दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री मेलानी ने अपने अनुभव के बारे में यह इस तरह बताया। अब एक महिला ने बताया है अपने बारे में। मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी, जो 3 मंजिल भवन में रहता था। मैम साहब अजीब महिला थी, जो हर काम करवाने के लिए चिल्लाती रहती थी। मेरा काम रसोई का था, दूसरी 2 लड़कियां सफाई का काम करती थी। हमारा दिन सुबह 5 बजे शुरू होता। नाश्ते में हमें एक प्याला चाय और 2 रोटियां मिलती थी। हमें तीसरी रोटी कभी नहीं मिलती थी। शाम के समय जब मैं खाना पकाती थी, दोनों लड़कियां मुझसे एक एक रोटी की मांगती रहती थी। मैं चुपके से उन्हें एक एक रोटी दे देती थी और खुद भी एक रोटी ले लेती थी। हमें दिन भर काम करने के बाद बड़ी भूख लगती थी। हम घर में चप्पल नहीं पहन सकते थे। ठंड के मौसम में हमारे पैर सूज जाते थे। मैं मेम साहब से डरती थी, परंतु मुझे गुस्सा भी आता और अपमानित भी महसूस करती थी। क्या हम दिन भर काम नहीं करते थे? क्या हम कुछ सम्मानजनक व्यवहार के योग्य नहीं थे? ये क्या थी? ये इस महिला की स्टोरी है, जो दिल्ली में मेलानी नाम की स्त्री किसी घर में काम करती थी। वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं, उसमें अनेक कार्य सम्मिलित हैं। इनमें से कुछ कामों में बहुत शारीरिक श्रम लगता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतों और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियां और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी में के भारी गट्ठर सिर पर ढोने पड़ते हैं। कपड़े धोने, सफाई करने, झाड़ू लगाने और वजन उठाने के कामों में झुकने, उठाने और सामान लेकर चलने की ज़रूरत होती है। बहुत से काम जैसे खाना बनाने आदि में लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता है। स्त्रियां जो काम करती हैं, वह भारी और
थकाने वाला शारीरिक काम होता है, जबकि हम आमतौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम कर सकते हैं। मतलब ये सोचते हैं कि पुरुष ही भारी काम कर सकते हैं। घरेलू और देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू जिसे हम महत्व नहीं देते, यह है इन कामों में लगाने वाला लंबा समय। वास्तव में यदि हम स्त्रियां द्वारा किए जाने वाले घर के और बाहर के कामों को जोड़ें तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती हैं। निम्न तालिका में भारत के केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा दिए गए विशेष अध्ययन के कुछ आंकड़े हैं 1998 से 1999। देखिए, क्या आप रिक्त स्थानों को भर सकते हैं? यहाँ पे एक टेबल दी हुई है। राज्य हरियाणा और तमिलनाडु की स्त्रियों के वेतन सहित कार्य के घंटे प्रति सप्ताह और स्त्रियों के अवैतनिक घरेलू काम के घंटे प्रति सप्ताह, स्त्रियों के कुल काम के घंटे जो कि नीचे नहीं दिए गए हैं, पुरुषों के वेतन सहित कार्य के घंटे प्रति सप्ताह, पुरुष के अवैतनिक घरेलू काम के घंटे और पुरुष के कुल काम के घंटे। यहाँ पे ये दिया हुआ है, आप ये फिल करके देखना कि क्या आप इसको भर सकते हैं। महिलाओं का काम और समानता। जैसे कि हमने देखा, महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है, यह स्त्री और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है। इसलिए इसके समाधान हेतु जो कार्य किए जाने हैं वे केवल व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर पर नहीं वरन शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर देखभाल नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तविक में लिंग भेद किया जाता है। सरकार उनके कारणों को समझने के लिए और इस स्थिति को सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। उदाहरण के लिए सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है। इससे ही निश्चित होता है कि क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेंगी और यदि करेंगी तो किस प्रकार का काम या कार्यक्षेत्र चुनेंगी। पूरे देश के कई गांवों में शासन ने आंगनबाड़ी और बालगाड़ियाँ खोली हैं। शासन ने एक कानून बनाया है जिसके तहत यदि किसी संख्या में महिला कर्मचारी की संख्या 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालगाड़ी क्रैश की सुविधा देनी होगी। बालगाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने की सुविधा होगी। इससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी संभव हो सकेगा। ये हमारे सरकार ने आने वाले समय में किया है। यहाँ पर आपको ये चित्र दिए हुए हैं समझाने के लिए और आपका ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। अब इसमें आप क्वेश्चंस देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस हैं। साथ में दिए गए कुछ कथनों के विचार कीजिए और बताइए कि ये वे सत्य हैं या असत्य। अपने उत्तर के समर्थन में एक उदाहरण भी दीजिए। घर का काम अदृश्य होता है और इसका कोई मूल्य नहीं चुकाया जाता। घर के काम शारीरिक रूप से थकाने वाले होते हैं। घर के कामों में बहुत समय खप जाता है।
अब आप ये पढ़ेंगे और देखेंगे इस चैप्टर को रीड करने के बाद आप में कितने इजीली आप इसके आंसर्स दे सकेंगे। यहाँ पे जो शब्द संकलन दिया हुआ है ये एक मेन टॉपिक मतलब मेन चीज़ होती है, इनको आपको एक बार अच्छे से ज़रूर रीड करना चाहिए।